Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। चलो क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता ही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जल्दी बताओ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बुक में नहीं दिए होते है ना, या बुक में पूछे भी नहीं जाते, तो मैं लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि जो न्यू बुक है वो काफ़ी अलग है ना। उसमें जो अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हमारे हैं, जिसका नाम क्वेश्चन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स है, तो वो एक्सप्लोर करवाने के लिए आपको है ना, कि आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, अपना दिमाग यूज़ करें, है ना। तो ये अपनी जगह अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो चलो क्या करते हैं, फटाफट से पहले लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से क्या कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। फिर क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। What was the past method for sending money to a business? पुराना मेथड, पास्ट जो है, पुराना मेथड क्या था, क्या है पुराना मेथड जो है बिजनेस में अगर पैसा हमें भेजना रहता है ना, मनी भेजना है खूब सारा एक जगह से दूसरी जगह, है ना। अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्या मेथड पहले अपनाया जाता है। अब तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फोन पे, गूगल पे कर दिया, यूपीआई जो भी हमारा रहता है उसके थ्रू कर दिया, लेकिन पहले का तरीका कैसा था ये बताओ, फटाफट से बताओ कुछ आइडिया, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है ना। ये मत बोलना कि मैम ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तरीका कौन सा पूछ रहे हो, नहीं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। चलो, पीपल मेल्ड डिमांड ड्राफ्ट ऑब्टेन फ्रॉम देयर बैंक। पीपल क्या करते थे भाई, डिमांड ड्राफ्ट को मेल करते थे, डीडी जिसको बोलते हैं, जो कहाँ से ऑब्टेन होता था, बैंक से। उसके भी लंबी लाइन लगाओ, टाइम जाता था। तो पहले की प्रोसेस काफ़ी लेंदी और टाइम टेकिंग थी, टाइम कंज्यूमिंग भी थी, लेकिन पहले तरीका यही था, तो यही फॉलो भी किया जाता था, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर दी 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस कौन सी है, जल्दी बताओ। व्हाट आर दी 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी। कौन सी ब्रांचेस पूछी, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, है ना। ब्रांचेस पूछा है, जल्दी बताओ। चलो, द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, जो 3 ब्रांचेस है हमारी गवर्नमेंट की, कौन सी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कौन सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या काम करता है, जो क्या काम करेगा लेजिस्लेचर, टू मेक लॉज। ये क्या बनाता है, कानून बनाता है ना, ये टू मेक लॉज, ये कानून बनाता है। ये क्या करता है, टू एग्जीक्यूट लॉज। इसका काम क्या है, जो भी कानून है उसको एक्शन में लाना, एग्जीक्यूट करवाना। इसका काम क्या है, टू इंटरप्रेट। इसका काम है कानून को इंटरप्रेट करना, बताना, है ना। चलो, ये तो हम अभी तो हमसे शॉर्ट पूछा है, तो हम यही आंसर करेंगे कि कौन सी ब्रांच है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, क्लियर। चलो क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज मेंट बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स के सेपरेशन से आप क्या समझते हैं, किसकी पावर को सेपरेट किया जा रहा है ना। यही जो तीनों हमने ब्रांचेस देखी, जुडिशरी की बात करें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो इसी में कहा जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों दिया जाता है, क्या समझते हैं इससे। चलो, कीपिंग द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट सेपरेट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। जो गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस हैं, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ी ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की हम बात करें, तो इनको क्या करा जाता है, इनको सेपरेट रखा जाता है। क्यों सेपरेट रखा जाता है, ताकि इनमें से कोई भी, है ना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जुडिशरी में हूँ, तो जुडिशरी को एक अलग पावर दी है,
एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है ना, और साथ में हम बात करें जो लेजिस्लेचर, उसके पास भी पावर है। मानो लेजिस्लेचर काम ढंग से नहीं करी, कुछ अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है, बिल्कुल उसे पॉइंट आउट कर सकती है, उसकी गलतियां निकाल सकती है, उसको रोक सकती है। तभी तो पावर सेपरेट करी हुई है, ठीक है, तीनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लिंक्ड भी है, लेकिन पावर सेपरेट इसीलिए ही की है ताकि कोई किसी से दबके ना रहे, और अगर तीसरा या तीनों में से कोई एक गलत इस्तेमाल कर रहा है अपनी पावर का, तो बाकी दो बोल पाए, क्योंकि अगर अलग अलग पावर नहीं देंगे, एक ही को देंगे, तो वो जो एक है अगर उसकी मर्जी हो रही, सही काम कर रहा है, नहीं हो रही, बाकी दो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे ना। ठीक है, क्लियर हुआ? इसीलिए पावर को सेपरेट करा है कि बाकी दो या बाकी एक अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो दूसरी, जैसे मैंने बताया जुडिशरी गलत कर रही है या चलो एग्जीक्यूटिव गलत करी, तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन 4, व्हाट डज द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज? स्टेट गवर्नमेंट क्या मैनेज करती है? स्टेट गवर्नमेंट क्या मैनेज करती है? चलो देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस रीजनल इश्यूज एंड सपोर्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट। रीजन वाइज है ना, रीजनल इश्यूज जो रहेंगे है ना, स्टेट के जो भी इश्यूज रहेंगे, और लोकल गवर्नमेंट को कभी भी कुछ नीड रहती तो सपोर्ट करने का काम कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के भी लेवल होते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नेशनल गवर्नमेंट, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट जो सबसे नीचे का थर्ड लेवल की हम बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करती है? उसको सपोर्ट करती है जब भी ऐसी नीडफुल जरूरत रहती होगी लोकल गवर्नमेंट को, और रीजनल इश्यूज को मैनेज करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? वही नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? अगर हम बोल रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट या सेंटर लेवल की, केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या रोल प्ले करेंगी, किस लेवल पे काम करेंगी? चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट एड्रेसेस नेशन वाइड प्रॉब्लम्स एंड ओवरसीज नेशनल फंक्शंस। जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं, जो किस लेवल पे होती है? ये होती है नेशनल लेवल पे। कौन से लेवल पे होती है? नेशनल लेवल पे, है ना, ये होती है नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे रहती है ना, जो रोल रहता है सेंट्रल का नेशनल लेवल पे, मतलब पर स्तर पे काम करना रहता है। तो यानी अगर हम बात करें नेशनल लेवल की, राष्ट्र स्तर की बात करें, तो यानी ओवरऑल कंट्री के मैटर्स को देखती है, नेशन वाइड, है ना। तो नेशन वाइड प्रॉब्लम्स, है ना, जो भी राज्य स्तर नेशनल लेवल की प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस करती है, और जो भी नेशनल फंक्शंस होते हैं उसको मैनेज करती है ना, नेशन के लेवल पे, पूरी कंट्री के लिए जो सोचता है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टेट को लेकर चलेगी, जैसे एमपी की जो गवर्नमेंट रहेगी वो एमपी स्टेट का मैनेज करेगी, यूपी की जो गवर्नमेंट रहेगी वो यूपी स्टेट का मैनेज करेगी, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट होल कंट्री का देखती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6, हाउ कैन सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी? कैसे जो सिटीजन्स है पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में, है ना, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, इसमें सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में सिटीजन पार्टिसिपेट? एनी आइडिया? चलो, बिल्कुल आइडिया है, बहुत है। Citizens can participate in grassroots democracy by voting in local elections, attending community meetings, joining local organizations, and engaging in discussions about community issues. Their active involvement helps shape policies that affect their lives. Obviously, democracy में participate कैसे करेगा कोई? जब वोट देगा, है ना। क्या करेगा? जब वो वोट देगा, लोकल इलेक्शन होंगे, वो वोट देगा, अपने नेता को चुनेगा, और वो नेता इनके बिहाफ में काम करेगा। ठीक है, कम्युनिटी मीटिंग्स को अटेंड करेगा, है ना, अगर कोई भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, इंगेज करेगा खुद को, जैसे कम्युनिटी इश्यूज हैं, कुछ भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, उसमें अगर पब्लिक खुद को इंगेज करेगी, मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन वोटिंग के साथ साथ, कुछ भी ऐसे मीटिंग्स हो रही है, पब्लिक मीटिंग हो गई, कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, जब पब्लिक उसमें अपनी आवाज़ उठा रही है, उसमें अपनी ओपिनियन दे रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रही है ना, यानी पार्टिसिपेट करेंगे बेसिकली। तो देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हेल्प शेप पॉलिसीज दैट अफेक्ट देयर लाइफ्स। उनका इन्वॉल्वमेंट हेल्प करेगा ना उनकी लाइफ को शेप करने में। जैसे अगर मैं हूं, मुझे कहा जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत है बेटा क्लास में, तो बताओ, मैं बता ही नहीं रही, मैं बोल ही नहीं रही,
सह रही हूँ तो मेरा क्या अच्छा हो पाएगा, क्योंकि लगेगा अरे इसको तो शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अगर कोई चीज़ सही लग रही तो ठीक है, मैं उसको बोलूँगी अच्छा है, ऐसा सही चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दो। या मुझे कुछ गलत लग रहा है तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं ये तरीका गलत है, इसको बदलना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मैं कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगी, बोलूँगी नहीं, तो चीज़ें जैसी है वैसे ही रहेगी ना, बल्कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अब अगर मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी, बताऊंगी कि भाई हाँ ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, इसके बदले ऐसा कीजिए, तो वो हमारे फायदे का है। यानी एक्टिवली जब हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, अपनी ओपिनियन भी देंगे, ठीक है। तो ये हमें सिटीजन्स इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में, ठीक है। क्लियर हुआ? चल, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हमसे यही बोला जाएगा ना कि ठीक है हम ये जो कानून लेकर आए या जो हमने बदलाव किए तो पब्लिक ने, किसी ने बोला ही नहीं, अब बाद में क्यों बोल रहे हो, है ना। बाद में इतने टाइम बाद आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो, आज तक आपने बोला नहीं, तो ये यानी बात क्या हो जाएगी, हाँ गलती तो हमारी तरफ से है ना। अगर हमें तभी गलत लग रहा था शुरू में, कोई पॉलिसी कोई लॉ कुछ भी ऐसा आया तो हमें तुरंत बोलना चाहिए था ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पार्टिसिपेट करना रहता है। चलो, क्वेश्चन 7, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन एक्शन। कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है ना जब एक्शन में रहती, काम करती है। चल, examples of grassroots democracy include community-led initiatives, local councils where residents make decisions, and movement that advocate for social change. Initiatives like neighborhood associations or town hall meetings are also practical examples. Example क्या होंगे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के? देखो, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जब इनकरेज किया जाता है पब्लिक को कि आओ भाई आप भी डिसीजन लो, आप भी पार्टिसिपेट करो, है ना। तो एग्जाम्पल भी वैसे ही देने पड़ेंगे हमें जब हमें जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। अब पब्लिक कहाँ पार्टिसिपेट करेगी, जैसे कुछ भी कम्युनिटी में, यानी कम्युनिटी क्या होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल लोग होते हैं, तो वो इनिशिएटिव लेंगे, कुछ भी उन्हें सही गलत लग रहा है उसके रिगार्डिंग वो शुरुआत करेंगे, इनिशिएट लेंगे, है ना। लोकल काउंसिल हो गई जहाँ पे रेजिडेंट्स क्या है डिसीजन बनाते हैं, यानी पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है ना। एंड मूवमेंट्स दैट एडवोकेट फॉर सोशल चेंज। अब अगर कुछ सामाजिक तौर पे कुछ बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, उसमें शामिल होंगे, यानी लोगों ने क्या करा, पार्टिसिपेट करा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव चाहिए, ठीक है। तो इनिशिएटिव्स लाइक जैसे नेबरहुड एसोसिएशंस और टाउन हॉल मीटिंग्स, ये क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। जैसे नेबरहुड एसोसिएशन ना, आस पड़ोस के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, है ना, मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, कुछ भी ऐसे मुद्दे पर बात उठा रहे हैं, चाहे वो क्लीनलीनेस से रिलेटेड हो गया, सैनिटेशन से रिलेटेड हो गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, समाज से रिलेटेड हो गया, जो भी चीज़ें, यानी कुछ कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यानी पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है। तो यही प्रैक्टिकल एग्जाम में किसका, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का, कि कैसे पब्लिक एक्शन में है। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है अब आपके। व्हाट चैलेंजेस डज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी फेस। क्या चैलेंजेस जो है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी फेस करती है, क्या चैलेंजेस ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं। देखो, अच्छी है, अच्छाई है, ठीक है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती है ना, प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ जाता है, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती, कुछ भी चीज़ अगर बहुत अच्छे से चले तो फिर बात ही क्या, है ना। चल, grassroots democracy faces challenges such as lack of awareness among citizens, limited resources for community organizing, and sometimes resistance from higher level of government. Additionally, inequalities in power can prevent equal participation from all community members. जैसे grassroots democracy क्या करती है, challenges face करती है, जैसे lack of awareness among citizens। अब मानो मुझे लग रहा है कि अरे यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है ना, मेरे पे अत्याचार हो रहा है, मुझे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं ना कि क्या मैं कर सकती हूँ। अपने मेरे पास भी कुछ भाई वो होंगे, कानून होंगे, मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूँ, नॉलेज ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है मुझे कि करना क्या चाहिए। जब अवेयरनेस नहीं होगी तो मैं पार्टिसिपेट कैसे करूँगी, तो यानी दिक्कत तो आएगी डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, कहीं जो बेचारे, अगर हम बात करें रूरल एरिया की, या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या जो पुराने लोग, अगर हम बात करें बुजुर्ग लोग, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके लिए कुछ कानून है, बेचारे सहते जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता ना कि हमारे लिए सरकार ने कुछ कानून स्कीम बनाई हुई है, पता ही नहीं रहता, अवेयरनेस ही नहीं है, तो दिक्कत तो आएगी डेमोक्रेसी में। लिमिटेड रिसोर्स फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उतनी सुविधाएं नहीं, उतनी रिसोर्स नहीं, संसाधन नहीं है, तो यहाँ दिक्कत आएगी।
एंड समटाइम्स रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब काम कर रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं ऐसा, तो अपर लेवल की जो गवर्नमेंट है वो मना कर रही है ना, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे हमने तो ये सोचा, अब देखो सरकार, ऊपर की जो सरकार है ऊपर के लेवल की, वो क्या कहती है, मानो उन्होंने मना कर दिया, हमने कुछ सोचा ऐसा 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 करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सोचा कि हम ये चाह रहे हैं अपने स्टेट के लिए, सब राजी हैं, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ। तो ऊपर अपर लेवल की जो गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने भाई साथ नहीं दिया, तो भी यहाँ दिक्कत आएगी, लैकिंग होगी। Additionally, inequalities in power can prevent equal participation from all community members. Additionally, अगर हम बात करें तो inequalities in power, है ना, अगर पावर में inequality है, किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम है, कोई अपनी पावर का, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और कोई बेचारा जो निचले स्तर पे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, तो यानी पावर का जो पावर है वो अनइक्वल है, ठीक है। तो पावर कैन प्रिवेंट इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। कोई अच्छा है, पावरफुल, कोई वेल्दी पर्सन है जिसका समाज में नाम है, अब कोई बेचारा जो पीछे है, बैकवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारा जो बैकवर्ड है ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरी कौन सुनेगा, उसको कोई इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसको कोई सुनना नहीं चाहेगा इतना जितना कोई पावरफुल पर्सन को सुनना चाहेगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई तो बेचारे जो दूसरे हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो आगे नहीं आ पाते। तो ये सब चीजें क्या होती है, चैलेंज देती है डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को। जैसे क्या क्या हो गई, अगर अपर लेवल की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, रजिस्ट कर दिया, साथ नहीं दिया, या इनइक्वालिटी है पावर में, है ना, कोई अच्छा है, वेल्दी है, तो नाम है, वो बोल पा रहा है, दूसरा है बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा, उसको कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अवेयरनेस नहीं है, तो ये चीजों की दिक्कत हो जाती है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 9, व्हाट इज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, वैसे तो हमें पहले ये तो पता चले कि होती क्या है ना, और क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है गवर्नेंस के लिए, क्या होती है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी और क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है गवर्नेंस के लिए। चलो, grassroots democracy is a form of governance that emphasizes the participation of ordinary people in decision making processes. grassroots democracy क्या है, जो grassroots democracy होती है वो इस तरह की गवर्नेंस होती है जो क्या करती है, आम जनता को, जो ऑर्डिनरी पीपल है, हम हैं, आप हैं, है ना, आपके पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको इनकरेज करती कि भाई आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में। आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। आपका पार्टिसिपेशन, जनता का जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनकरेज करती है, ठीक है। It encourages local communities to have a voice in political matters and promotes the idea that power should be exercised at the local level. ये encourage करती है जो local communities है उनको कि भाई आपको जो सही या जो गलत लग रहा है, जो आप चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करो, आवाज़ उठाओ, उसके बारे में आप क्या करो भाई, उसके लिए बात करो, उन मैटर्स पे डिस्कस करो, है ना, प्रमोट करो आइडियाज, जो भी आपको सही लगता है आपके लेवल पर कि भाई हमारे लिए ये अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, तो उसके लिए बोलो आप। तो ये इनकरेज करने का काम कौन करता है, यही होता है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी में। दैट मीन्स पब्लिक को इतना कहा जाता है कि भाई आइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपने अधिकार के लिए बोलिए। Grassroots democracy is important because it ensures that the need and opinions of local communities are heard and considered in governance. It helps to create more inclusive policies, strengthen community bonds and fosters accountability among leaders. क्या बात हो रही है, पब्लिक को क्यों बोला जा रहा है इतना पार्टिसिपेट करने को, क्या जरूरत है पब्लिक, भाई हम सरकारें चला लें जैसे चलाना है, लेकिन नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई पब्लिक को होती बहुत तरीके की दिक्कतें, जानबूझ के नहीं, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। भाई कहीं किसी के यहाँ हेल्थ केयर इश्यूज़ हैं, है ना, या एजुकेशन फैसिलिटी नहीं किसी के एरिया में, है ना, जगह में, या साफ़ सफाई नहीं है ना, या सेफ्टी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, रोड ख़राब है, जो भी दिक्कतें हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप आइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी ज़रूरतें बताइए, अपनी ओपिनियन भी दीजिए, अगर लग रहा है आपको कुछ राय देनी है तो अपनी राय भी दो भाई, है ना, और आपकी क्या नीड्स है वो भी बताओ ना। किसको कहा जाता है, लोकल कम्युनिटीज़, है ना, ताकि उनको भी सुना जाए और उनको भी कंसिडर किया जाए गवर्नेंस में। वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, दिक्कतें बताएंगे, अपनी ओपिनियन बताएंगे, है ना, जो भी लग रहा है सही वो भी बताएंगे। तो ये क्या माना जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा गवर्नेंस का, कि भाई आपको सुना जा रहा है, समझा जा रहा है।
It helps to create more inclusive policies, strengthens community bonds and fosters accountability among leaders. अब अगर लीडर्स जब बोल रहे हैं जनता को कि भाई आओ आप अपनी दिक्कत बताओ, यानी लीडर्स भी क्या रहेंगे, उनको पता रहेगा कि भाई हाँ जनता की प्रॉब्लम है, तो वो भी इजीली आंसरेबल रहेंगे ना, वो भी बता पाएंगे कि भाई ठीक है आपकी दिक्कत है अभी सुलझा दी जाएगी, कुछ टाइम में ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, है ना, या कैसा क्या है, क्या दिक्कत आ रही वो भी बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाएगा ना। मैं लीडर हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे यहाँ की जनता कुछ बोल ही नहीं रही है, मैं जैसा काम करा रही हूँ वो कुछ बोल ही नहीं रही है, मानो मैं ईमानदार नेता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पा रहा ना, जैसा जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा वैसा हो रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं क्या चाहूंगी भाई बोलो, अगर मैंने काम कराने का सोचा है तो सही है कि नहीं है, पता चले बाद में आपको दिक्कत हो रही है और बाद में आप बोल रहे हो, क्या मतलब है। तो आप अपना पार्टिसिपेशन दो, अपनी ओपिनियन दो, जरूरत बताओ क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इंक्लूसिविटी फील होगी, भाई आप भी इंक्लूडेड फील करोगे कि आपको सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, और क्या होगा, बॉन्ड कम्युनिटी के बीच में या लीडर की बीच में, सबके बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा ना, समझेंगे कि भाई देखो हमारा नेता हम समझ रहा है, नेता को भी समझ में आएगा कि भाई देखो जनता को यही दिक्कत है, तो बॉन्ड क्रिएट होगा, क्लियर, जो कि भाई फिर गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए आपको क्या कहा जाता, मतलब ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की हम बात करें तो पब्लिक को क्या करा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि भाई आइए पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी बातें यहाँ पे रखिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है और हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म गवर्नेंस, और हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है, चलो देखते हैं। Governance is the process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed. We need a government to create and enforce rules that maintain order and harmony in society, provide public services, protect rights and ensure justice and equality. गवर्नेंस क्या है, एक तरीके के प्रोसेस होती, प्रक्रिया होती, जिसमें क्या करा जाता है, डिसीजन लिया जाता है ना। गवर्नेंस एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें डिसीजन लिया जाता है सोसाइटी की लाइफ के लिए, है ना। अब ताकि समाज कैसा रहे भाई, व्यवस्थित रहे, समाज में जो समाज के लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, है ना, हार्मनी बनी रहे, पीसफुल रहे सब कुछ, है ना, सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो सब सही रहेगा। मानो अगर कोई रूल ही नहीं है कि ठीक है आप गाड़ी तेज चला रहे हो, ठोक दो एक आध को, कर दो एक्सीडेंट, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, तो क्या होगा, सिस्टमैटिक होगा, सब दिक्कत नहीं हो जाएगी, आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे, वैसे भी हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ठीक है चोरी कर रहे हैं, कोई रूल ही नहीं है, तो गलत है ना ये, ठीक है। तो क्या रहता है, एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें डिसीजन लिया जाता है, क्यों, ताकि जो सोसाइटी में लोग हैं सब सिस्टमैटिकली रह सकें, और क्या हो, अलग अलग सेट ऑफ रूल्स, है ना, रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं जो इंश्योर करते हैं कि भाई इनको फॉलो किया जाए। क्यों, अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए तो वो रूल्स बनाए जा रहे हैं ताकि सिस्टमैटिकली कंट्री जो है गवर्न हो, कंट्री सिस्टमैटिकली चले, है ना। We need a government to create and enforce rules that maintain order and harmony. अब रूल्स वगैरह तो ठीक है बना लिए कि सिस्टमैटिक चलेगा, सही चलेगा, गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो क्या करती, कानून बनाती है और एनफोर्स कराती कि भाई कानून तो बन गया है लेकिन अब लागू भी करना है, तो ये काम कौन कराएगा, लागू कराने का, गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि भाई ऑर्डर और हार्मनी बनी रहे समाज में। प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये क्या प्रोवाइड करती भाई, जो है जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करती, पब्लिक सुविधाएं प्रोवाइड करती है ना, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि सबके साथ न्याय हो और सबके साथ क्या हो, समानता हो, है ना, इक्वालिटी हो, क्लियर। चलो क्वेश्चन 11, what is the meaning of democracy, what is the difference between direct democracy and representative democracy। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा आप बताओ डेमोक्रेसी से क्या समझते हो आप, हिंदी में तो हम बोल देंगे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दूसरी हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इससे क्या, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एनी आइडिया। चलो ये सब चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर टू मेक डिसीजन लाइज विद पीपल। नाम से ही लग रहा है डेमोक्रेसी यानी जिसमें पावर किसके पास है, पब्लिक के पास है ना। तो ये क्या आती है, इस तरीके की गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर किसके पास होती है, डिसीजन कर लेने की, पब्लिक के पास, है ना, मतलब डिसीजन लेने की पावर होती है पब्लिक के पास। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में तो पब्लिक के पास कैसे
कैसे चांसेस रहते हैं, कैसा अधिकार रहता है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे करेंगे, या तो वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, या तो खुद डायरेक्ट इनका पार्टिसिपेशन होगा या ये अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स को वोट देंगे, फिर वो लीडर इनके बिहाफ में रूल करेंगे और काम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, चलो समझते हैं। In a direct democracy, all citizens have the opportunity to participate directly in decision making. नाम से ही लग रहा है डायरेक्ट, है ना, सीधे, तुरंत, सीधे हम कह सकते हैं। इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ भी ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा फैसला लेना है, डिसीजन बनाना है, तो पब्लिक क्या करेगी, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी, डायरेक्ट, बिल्कुल। This means that every citizen can vote on laws and policies. Examples include ancient Athens and modern day referendums where citizens vote on specific issues. जैसे इसका मतलब है कि जैसे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ है या पॉलिसी है ना, कुछ भी ऐसा कानून है या पॉलिसी, तो उसको लेके पब्लिक क्या करेगी, डायरेक्ट वोट देगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंशिएंट एथेंस है वहाँ का, और या मॉडर्न डे रेफरेंडम की हम बात करें, तो यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, है ना, कुछ भी ऐसा इशू आता है, लॉ आता है, पॉलिसी आती है, तो डायरेक्ट सिटीजन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ऑल इन ऑल मीनिंग तो यही होता है कि जहाँ पे पब्लिक के पास पावर हो डिसीजन लेने की। चलो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In a representative democracy, citizens select representatives who make decision on their behalf. मतलब आप ऐसा समझ लो कि क्लास का मॉनिटर है, आपने उसको अपनी तरफ से चुना है, इलेक्ट करा है कि भाई ठीक है, वोट दिया है आप लोगों ने कि मैम ये रहेगा हमारा क्लास का मॉनिटर, है ना, ज़्यादा वोट से वो जीता है, मॉनिटर बन गया। अब कुछ भी आपकी क्लास में इशू होता है, बोर्ड से रिलेटेड, बेंचेस से रिलेटेड, या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आपके जो क्लास का मॉनिटर है वो आपकी प्रॉब्लम लेके आपकी क्लास टीचर के पास जाएगा या प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो सेम वही वाली बात हम यहाँ कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने लीडर्स को वोट देंगे, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको उसके बिहाफ में काम करेंगे, ठीक है। तो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, है ना। सिटीजन क्या करेंगे, वोट दे देंगे नेताओं को, और नेता जनता के बिहाफ में फैसले लेंगे। These representatives are accountable to the people and are expected to act in their best interest. अब अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी, मॉनिटर को कोई जो है एक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ऑब्वियसली कुछ भी होगा तो आप क्या करोगे, मॉनिटर से क्वेश्चन करोगे कि क्यों, तो तुमने बोला था तुम बात करोगे टीचर से, उस दिन पहले तुमने बात की थी, बताया क्या हुआ, तो बताएगा ना कि हाँ हो नहीं पाया काम, या मैं कोशिश करता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ मैम से, तो उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है वो मॉनिटर बन गया, वो जो मर्जी करे, नहीं, उसको आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको मॉनिटर इसलिए बनाया ना कि वो आपके बिहाफ में आपको रिप्रेजेंट करे, टीचर के सामने कोई भी परेशानी दिक्कत है तो आप लोगों के बिहाफ में, क्लास के बिहाफ में बोले, ठीक है। तो ऐसे ही नेता अगर कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या वो करना चाह रहा है, तो उसको हर चीज के लिए आंसर देना पड़ेगा पब्लिक को, है ना, कि भाई नेताजी क्यों आप तो सड़क बनवाने वाले थे 4 महीने में, आज जो है 1 साल हो गया अभी तक अता पता नहीं है, तो क्या करेंगे, नेताजी को आंसर देना पड़ेगा, भले वो झूठ बोले, जो भी बोले, आंसर तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देना, मुझे आंसर चले जाएंगे, नहीं, वो जा ही नहीं सकते, या कुछ जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, जो भी उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट देयर बेस्ट इंटरेस्ट, और पब्लिक के लिए बेस्ट से बेस्ट उनको काम करके देना ही पड़ेगा, है ना। भले ही आप नेता बन गए हो लेकिन पब्लिक के सर्वेंट हो, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं हूँ, मैं अगर सोचूंगी मैं नेता बन जाऊंगी, ये करूंगी, नहीं, एट लास्ट बात क्या आ जाती है, हम सर्वेंट है पब्लिक के, है ना। तो सरकार हमसे ही है, सरकार हमारे लिए ही है ना। Examples include most modern democracies like India, the United States and the United Kingdom, where elected officials such as members of parliament or members of legislative assembly MLAs represent the citizens. जैसे हमने किस किस का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इंडिया हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एमपीज को इलेक्ट करते हैं, एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, ये लोग जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए एमपीज, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इन्हें हमें आंसर भी देना रहेगा कि हमने क्या काम करा, क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं। क्लियर, आ गया समझ में अच्छे से, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलो क्वेश्चन 12। चलो क्वेश्चन 12 से पहले अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, लाइक करो भाई, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो, फटाफट से, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से। Explain how the 3 government organs are at work in case of the cyber criminals described above. How do they intervene? अब जैसे हमारे चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किया गया था, है ना,
कैसे तीनों जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स है काम करती है ना, साइबर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें उनके केसेस में कैसे तीनों जो गवर्नमेंट है काम करती है, तीनों लेवल की गवर्नमेंट, तीनों सॉरी ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट की, ऑर्गन्स कौन से किसकी बात हो रही है, ऑर्गन्स कौन से, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें पता है नाम, पहला लेजिस्लेचर, ठीक है, सेकंड एग्जीक्यूटिव, फिर थर्ड जुडिशरी। चलो तो इनका काम बताना कैसे करेंगी। डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव ईज द लाइफ ऑफ पीपल एंड एट द सेम टाइम क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स। देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी की भाई हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन हमने पैसे भेज दिए, ले लिए, जो भी चीज़ें हैं, है ना, फायदे की तो है, बिल पे कर दिया, बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, बिल की लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, सब ऑनलाइन हो रहा है बढ़िया तरीके से, है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों की अच्छाई या फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। अब इसमें अगर हम नुकसान की बात करें तो यहाँ नुकसान कैसा, वही साइबर क्राइम्स। लोग क्या करेंगे, कोई भी लिंक आपको ऐसे भेज देंगे, आप उस पर गलती से क्लिक कर दोगे तो आपका जैसे कुछ भी ऐसा डेटा चले जाएगा, या आपको ऐसी लिंक मिल जाएगी जो आपको जेन्युइन लगेगी और आपने अपने अकाउंट डिटेल्स या नेम या नंबर डाल दिए जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो आपके बैंक से जो है पैसे कट जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन उसके नुकसान भी हो रहे हैं साथ में। तो कैसे, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव ईज द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, सही बात है, हमारी जिंदगी आसान बना दी है ना, आसान बना दी है, लेकिन सेम टाइम अगर उसी के साथ साथ हम बात करें, एट द सेम टाइम क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स, नए भाई क्रिमिनल्स भी आ गए, है ना, क्रिमिनल्स भी उठ रहे हैं, क्राइम भी हो रहे हैं, गुनाह भी हो रहे हैं, गुनहगार भी उठ रहे हैं। Who finds digital way of stealing people's money, जिन्होंने डिजिटल तरीका अपना लिया है लोगों के पैसे चुराने का। पहले तो ऐसे चल रही हैं लेडीज, है ना, चेन चुरा ली या पर्स चुरा लिया, किसी की पॉकेट मार ली, वो कर लिया, लेकिन अब तरीका डिजिटल है ना, बिल्कुल क्लासी वे में सिस्टम में बैठ के काम करेंगे और पैसा चुरा लेंगे, है ना, तो डिजिटल तरीका। अब डिजिटल तरीका है तो इन्हीं को हम बोलते हैं साइबर क्राइम्स, है ना, मतलब ये जो ऑनलाइन जो फ्रॉड हो जाते हैं, ये जो टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व रहती है, इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम्स। जिसको डील कौन करती है, साइबर जो है ब्रांच होती है पुलिस की, वो डील करती है, ठीक है, क्योंकि भाई जब नए वो गुनाह आ गए हैं तो नया डिपार्टमेंट तो बनेगा ही, नई चीज़ें तो होंगी। टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, अगर साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना है ना, गवर्नमेंट, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की, जो मैंने लिखा ना लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव की बात करें तो हैज पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज। लेजिस्लेटिव क्या करेगा, लेजिस्लेचर क्या करेगा, है ना, जो पहला ब्रांच है वो क्या करता है, कानून बनाने का काम करता है, तो उसने साइबर क्राइम के लिए कानून बनाए हुए हैं, है ना, क्योंकि इनका काम क्या होता है, हमने देखा था, टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा होगा तो ये कानून है, चलो ठीक है। Many criminals who have been involved in robbing innocent people of their hard-earned money have been arrested. अब कानून बन गया, पता चल गया कि भाई ये है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो जो क्या कर रहे हैं भाई, लोगों के बेचारों के पैसे चुरा रहे हैं, है ना, यही मनी जो उनके बैलेंस से अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है फ्रॉड तरीके से, है ना, गलत जो हो जाता है। अब क्या होगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब कानून बना, कानून को अब लागू करा जाएगा, एनफोर्स करा जाएगा, है ना, एक्शन में लाया जाएगा। तो वो क्या करेंगे, एक्शन में करने का काम कौन करेगी, कानून को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा। लॉ बना दिया है लेजिस्लेचर ने, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा, एक्शन में कौन लाएगा, एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने काम कर लिया। एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट जुडिशरी, दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल फॉर सम ईयर्स। अब भाई कोर्ट में ले जाया जाएगा तो कोर्ट क्या करेगी, कानून को इंटरप्रेट करेगी, देखो आपने न्याय को, मतलब सॉरी, जो क्राइम, जो रूल्स है, जो लॉज है, उसको तोड़ा है, उसके बदले अब आपको ये इतने साल की सजा या जुर्माना, जो भी चीजें हैं, है ना, क्या क्या होगा वो कौन सुनाता है, जुडिशरी, यानी कोर्ट में होता है, जज फैसला करते हैं, है ना, जुडिशरी यानी कोर्ट। तो तीनों ब्रांचेस का रोल कैसे कैसे क्या है साइबर क्राइम के मामले में आपको समझ में आया। साइबर क्राइम के मामले में हमने देखा एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेचर ने, सॉरी फर्स्ट जो है लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने भाई अरेस्ट वगैरह कर लिया, लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जो जुडिशरी है यानी जज, जो कोर्ट की हम बात करें, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो सजा सुना रहे हैं। क्लियर, चलो क्वेश्चन 13, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
Can you think of other aspect of your daily life where the government plays an important role? क्या आप और भी ऐसे कुछ अदर एस्पेक्ट बता सकते हो अपनी डेली लाइफ के, ना डेली लाइफ में जो आप देखते हो जहाँ पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? डेली लाइफ की क्या ऐसी चीज़ें जो आपने देखी है जो आप कह सकते हो कि भाई हाँ गवर्नमेंट का इसमें रोल है? बिल्कुल डेली लाइफ की चीज़ें। एनी आइडिया किसकी बात हो रही है भाई डेली लाइफ की चीज़ों की? चलो देखते हैं। There are other areas of our daily life where the government plays an important role, है ना? और भी ऐसे एरियाज हैं हमारी डेली लाइफ के जहाँ पे हमें पता है कि भाई गवर्नमेंट, पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एंड इंश्योरिंग क्वालिटी एंड प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल्स, मिल्क एटसेट्रा। अब ये देखती है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, है ना, फूड हम खाएंगे, यूज़ करेंगे तो क्वालिटी अच्छी हो, ये इंश्योर करती है ना? ये चेक करने का काम, इंश्योर करने का काम क्वालिटी या फूड की प्राइस, है ना, ये मिल्क वगैरह, तो ये कौन इंश्योर कराती है? गवर्नमेंट। हेल्पिंग टू प्रिजर्व फॉरेस्ट कवर, एनवायरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, इस बात का भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है ना, कि भाई पॉल्यूट नहीं कर रहा है, नदियों में गंदगी नहीं डालनी, वो कर दिया ना, रोक लगा देते, बैन कर देते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, जंगलों से पेड़ नहीं काटना, ये गुनाह है पेड़ काटना, है ना, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करना ये भी गुनाह है, गलत है, जुर्माना लगेगा, जो भी चीज़ें। तो ये सब करके क्या कर रही है? हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर रही है। कौन? गवर्नमेंट। तो यानी एनवायरमेंट के भी रोल प्ले कर रही है। इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेली लाइफ में हमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से आम जनता तक ये सारी जो बेसिक नीड्स वाली चीज़ें पहुंचे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, क्लीनिंग ऑफ रोड, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लैम्प्स एटसेट्रा। अब जो हम घूमने फिरने जाते हैं, पार्क में वर्कआउट करते, घूमते फिरते हैं ना, या बच्चे खेलते हैं, या रोड वगैरह की जो साफ सफाई होती हुई दिखती है, या हम स्ट्रीट लाइट्स जो लगी होती है, तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? भाई गवर्नमेंट, है ना? प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन जो स्कूल्स वगैरह बने हुए रहते हैं, है ना, हेल्थ सर्विस की हम बात करें, हॉस्पिटल्स वगैरह बने रहते हैं, तो ये क्या डेली लाइफ में सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? एनवायरनमेंट, या हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, या हम बात करें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की, एजुकेशन और हेल्थ की, तो हाँ भैया डेली लाइफ की चीज़ें, और इन सब डेली लाइफ की चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसी बात पे फटाफट से लाइक कर दो, इसी बात पे क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलो क्वेश्चन 14, रिकॉल दी 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनको रिकॉल करते हैं और उनके रोल्स क्या हैं, है ना, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स, है ना, अलग अलग उनके रोल्स क्या हैं वो भी हमें बताने हैं। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर, ये है 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, इट मेक्स लॉ, और एग्जीक्यूटिव वही जो कानून को एग्जीक्यूट, एनफोर्स कराने का काम करती है। जुडिशरी क्या करती है? कानून को इंटरप्रेट करने का काम करती है। लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, जैसे कि मैंने बताया कि लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होती है कानून बनाने के, है ना, ये कानून बनाने का काम करती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिबेटिंग एंड पासिंग लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द कंट्री। अब इसमें क्या होगा? डिबेट होगी, बात विवाद होंगे, है ना, बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये कानून बन रहा है तो क्यों बन रहा है, क्या फायदा दे सकता है, कहीं इससे कोई नुकसान तो नहीं है ना, या सिर्फ कुछ लोगों का फायदा हो, बाकी सब परेशान हो रहे हो, तो इस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और फाइनली कानून जो है, लॉ, उसको पास करा जाएगा। इट ऑल्सो हैज द पावर टू अमेंड और रिपेल एग्जिस्टिंग लॉज। अब इसके पास ये पावर भी होती है कि कुछ भी ऐसा पुराना कानून है ना, कुछ भी ऐसा पुराना कानून है जिसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत है ना, चेंज की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, तो वो भी कर सकते हैं, ये पावर भी होती है। The legislature represents the will of the people and holds the executive accountable. Legislature क्या करती है? represent करती है ना, जो इच्छाएं हैं, जो पब्लिक चाहती है उसी के अकॉर्डिंग कानून बनते हैं ना, तो पब्लिक की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। and holds the executive accountable. अब इन्होंने तो कानून बना लिया क्योंकि पब्लिक को ये कानून चाहिए था, पब्लिक के लिए फायदेमंद ये चीज़ है ना, पब्लिक को सही लगेगी, पब्लिक के काम की है, तो इन्होंने तो कानून बना दिया। अब काम कौन करेगी? एग्जीक्यूटिव करेगी। तो एग्जीक्यूटिव को क्या रहना पड़ेगा? आंसरेबल रहना पड़ेगा, अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। किसको रहना पड़ेगा? बताओ जल्दी कमेंट में, बताओ जल्दी कमेंट में। रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? कानून तो बन गया है लेकिन अब कानून को लागू करवाना है, एक्शन में लाना है।
This includes the head of the state such as the president or prime minister and various government agencies. अब ये क्या इंक्लूड करती है, जैसे जो स्टेट के हेड रहेंगे कौन कौन रहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, मिनिस्टर्स हो गए, और बहुत से जो अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं. ये क्या करेगी, कानून को लागू और प्रैक्टिकली एक्शन में एग्जीक्यूट कराने का काम करती है. क्लियर. चलो क्वेश्चन बोल रही हूँ. It administers public policy. वो आदत में होगी ना एकदम से कि नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन. It administers public policy and oversees the functioning of the government. The executive also manages public services and ensures law and order. ये क्या एडमिनिस्टर करती है, पब्लिक पॉलिसी को, और ओवरसी करती है जो फंक्शनिंग है सारी गवर्नमेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है, कि कैसे कैसे काम कर रही है, सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है. The executive also manages public services and ensures law and order. ये क्या देखती है भाई, जो भी पब्लिक को सुविधाएं देनी है उसका ध्यान रखती है ना, उसको मैनेज करती है ना, और ये भी इंश्योर करती है कि सब तरीके से प्रॉपर तरीके से कानून व्यवस्था बनी रहे समाज में. ठीक है, क्योंकि कानून बन चुके हैं लेकिन कानून व्यवस्था सही से बनी है नहीं बनी है, लोग रूल्स को फॉलो कर रहे ही नहीं कर रहे, तो उनको फॉलो करवाना, एनफोर्स कराना, एक्शन में लाना, ये सब कौन देखता है, एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज एंड इंश्योर्स दे आर अप्लाइड फेयरली. जुडिशरी जो कानून बने हुए इनको इंटरप्रेट करती है, ठीक है, और ये देखती है कि भाई सही तरीके से अप्लाई हुए नहीं हुए, है ना, अन्याय तो नहीं हुआ किसी के साथ. This includes courts and judges who resolve disputes and determine the legality of actions. अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये ध्यान रखती कि फेयर है नहीं है, न्याय हुआ है नहीं हुआ है, तो यानी बात किसकी आ जाएगी, कोर्ट की आ जाएगी, कोर्ट की आ जाएगी तो जज की आ जाएगी, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कोई गलत है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए लीगल एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि अन्याय होना नहीं चाहिए दूसरे के साथ. It protects the rights of citizens and ensures justice. ये जो भी हमें राइट मिले हैं, जो भी अधिकार मिले हैं, उसका ध्यान रखती है ना, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, और इंश्योर करती है कि जस्टिस हो, न्याय मिले. The judiciary can review the constitutionality of laws and executive actions. जुडिशरी रिव्यू भी कर सकती है ना, कि जो भी लॉज हैं, जो भी कानून बने वो ठीक है नहीं है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें, अगर संविधान हमें कुछ अधिकार देता है, जो भी अधिकार देता है, तो जो कानून बने उस अधिकार को ध्यान में रखते हुए बने कि नहीं बने, तो जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है, और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को भी देख सकती है कि भाई एग्जीक्यूटिव ढंग से कर रही नहीं कर रही काम, क्या हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, क्लियर हुआ. चलो क्वेश्चन नंबर 15. व्हाई डू वी नीड 3 layers ऑफ गवर्नमेंट. क्यों हमें जो गवर्नमेंट के 3 लेवल की जरूरत पड़ती है ना, क्या जरूरत है हमें लेवल्स की गवर्नमेंट की, ऐसा क्या नीड पड़ रही है कि लेवल्स के बिना काम नहीं चलेगा, कुछ तो बात होगी, है ना. चलो, The 3 tier of government, local, state and national, allow for effective administration and governance by addressing issues at different levels. जैसे अगर मैं आपको आपके घर का एग्जांपल दूं कि आपके घर में जो है 4 रूम्स हैं, है ना. अब एक ही भाई को काम दे दिया, एक ही सिस्टर को काम दे दिया कि भाई तुम पूरे रूम का, पूरे घर का ध्यान रखो, तो कहीं ना कहीं वो लैग करेगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी. किसी 1-2 रूम में सफाई होगी, दूसरे रूम में नहीं कर पाई, थक जाएगी, उतने एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाएगी. लेकिन मम्मी ने क्या करा कि ठीक है भाई ये तुम्हारा रूम है, तुम इसको साफ करो, तुम किचन को देखो, तुम ये 2 रूम साफ कर लो, काम बांट दिया तो काम एफिशिएंटली हो पाएगा कि भाई पता है मुझे 1-2 रूम दिए, मैं इनको आराम से मैनेज करूंगा, इनको साफ करूंगा. अब 5-6 रूम दे दिए, है ना, पूरा काम दे दिया, तो काम एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, क्वालिटी नहीं आ पाएगी उतनी, है ना, दिक्कत हो जाएगी. अब ऐसी सरकार है, अब सरकार विलेज के इशू को भी कैसे समझाए, मतलब इतनी बड़ी कंट्री है ना, अगर मानो लोकल गवर्नमेंट नहीं है, नगर पालिका या नगर निगम पंचायत वगैरह नहीं है, तो क्या नेशनल गवर्नमेंट अब गांव के डिस्प्यूट या जो लोकल डिस्प्यूट है अर्बन एरियाज के वो मेंटेन करेगी या नेशनल इश्यूज देखेगी, वो क्या क्या मैनेज करेगी, है ना. तो इसीलिए क्या कर दिया, लेवल कर दिया, ताकि चीज़ें क्या हो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चले, प्रशासन चले, है ना, और जो है इश्यूज डिफरेंट लेवल पे आराम से एड्रेस हो सके. मतलब अगर लोकल पीपल को, बेचारों को लोकल लेवल पे कोई इश्यूज हो रहे हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट लगवानी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो क्या वो नेशनल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो नेशनल गवर्नमेंट कितनों की स्ट्रीट लाइट के इशू होंगे, बहुत सी दिक्कत होगी, कहाँ तक देखेंगे, इसीलिए दे दी लोकल गवर्नमेंट. वो टाउन और विलेज लेवल पे रहती, वो डील करती, मतलब पब्लिक के सबसे पास यही वाली गवर्नमेंट रहती, लोकल गवर्नमेंट.
This structure helped in better resource management, localized decision making and efficient implementation of policy. सही बात है ना, डिवाइड कर दिया पावर कि भाई ठीक है लोकल लेवल का है तो लोकल जो है पीपल आराम से डील कर पाती हैं, वो है ना, पब्लिक की भी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं और गवर्नमेंट का जो काम है वो करते हैं। फिर स्टेट लेवल के जो इशू होते हैं वो स्टेट लेवल मैनेज करती हैं, फिर नेशनल लेवल के जो इशू होते हैं वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट मैनेज करती है ना। जैसे मैंने बताया ना, अगर लेवल नहीं हो तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट क्या वो अब बल्ब लाइट वगैरह इसका देखेंगे इश्यूज, तो कितने सारे होंगे पूरे। अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो बहुत सारा चीज़ें हो जाएंगी, वो कहाँ से इतना मैनेज करेगी। इसीलिए डिवाइड कर दिया, लेवल बना दिया, ताकि भाई आप लोकल लेवल के हो, आप अपना टाउन विलेज देखो, आप स्टेट लेवल के स्टेट के मैटर्स देखो, हर एक स्टेट का अपना जो रहेंगे सीएम वो मैटर्स देखेंगे, फिर नेशनल लेवल जो पूरा नेशन के बड़े बड़े जो मैटर्स रहेंगे वो देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, local government handle issues and services that are specific to towns, cities and villages. local government किसके issues handle करती है? issues और services जो किससे रिलेटेड रहते हैं? towns, cities और villages, है ना, शहरों वगैरह गांव वगैरह से जो रिलेटेड रहते हैं। These include sanitation, local roads and community services. इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा भाई? साफ सफाई कैसी क्या हो रही है, रोड वगैरह भाई बनी नहीं बनी, टूटी फूटी तो नहीं है, कम्युनिटी सर्विसेज है ना, बिजली पानी, ये सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। दे आर क्लोजर टू द पीपल, जैसे कि मैंने बताया लोकल गवर्नमेंट है तो पब्लिक के बहुत क्लोज यही वाली गवर्नमेंट होती है। एंड कैन एड्रेस लोकल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक के बहुत करीब रहती है, पब्लिक के बहुत पास रहती है ना। हमें इशू होता है तो हम क्या करते हैं? नगर पालिका नगर निगम ऑफिस चले जाते हैं, यही करते हैं ना, यानी हम पास हुए ना गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के। गाँव की बात करें तो पंचायत वगैरह समिति रहती है, तो भाई लोग हैं गाँव के इशू हैं तो पंचायत के पास जाते हैं, इशू रिजॉल्व करवाते हैं, यानी इन गवर्नमेंट के हम क्या है? आम जनता क्लोज है, तो ये इफेक्टिवली हमारे लिए काम भी कर पाती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मैनेज मैटर्स दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लोकल गवर्नमेंट बट आर स्टिल स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो ऐसी चीज़, ऐसे मैटर जो लोकल गवर्नमेंट के रीच से बाहर है ना, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसको मैनेज, तो उसमें किसको आना पड़ेगा? उसको आना पड़ेगा भाई स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब वो किससे रिलेटेड हो? रीजन वाइज या स्टेट के राय। These include education, health and infrastructure development. इसमें क्या इंक्लूड होगा भाई? एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। They have the authority to make decision that reflect the needs and priorities of their state population. उनको पूरा अधिकार है ना, वो इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं जिसमें अगर किसी राज्य के सीएम को लग रहा है कि भाई मुझे मेरी जनता के लिए, मेरे देश मतलब सॉरी मेरे राज्य की, मेरे स्टेट की जनता के लिए एजुकेशन का इशू है, तो भाई मैं उसके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकता हूँ, आराम से ले सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है कि भाई तुम क्यों ले रहे हो? क्योंकि उसे पता है ना कि मेरे स्टेट की क्या नीड है। किसी स्टेट की नीड हो सकती है वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा हो लेकिन सैनिटेशन साफ सफाई उतनी अच्छी ना हो। किसी स्टेट में हो सकता है भाई चाइल्ड की कंडीशन इतनी अच्छी ना रहती हो, किसी स्टेट में वुमेन्स की कंडीशन अच्छी ना हो, है ना, किसी स्टेट में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो। तो अपने स्टेट वाइज जिस भी जो स्टेट की अथॉरिटी जिसके पास है, अगर उनको जो सही लगता है वो डिसीजन ले सकते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तभी हम बोलते हैं ना यूपी जो स्टेट है वहाँ का अपनी सरकार है ना, एमपी का वहाँ के अलग अपने सीएम है, तो वो अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, द नेशनल गवर्नमेंट हैंडल्स इश्यूज दैट अफेक्ट द इंटायर कंट्री। दीज इंक्लूड डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर हम नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की बात करें, तो ये हैंडल करते हैं इश्यूज, है ना, जो अफेक्ट करते हैं इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री को जो अफेक्ट करे, ऐसे इश्यूज को हैंडल करने का काम राष्ट्रीय सरकार करती है। दीज इंक्लूड जैसे डिफेंस, आर्मी, नेवी वगैरह से रिलेटेड हो गया, फॉरेन पॉलिसी, बाहर की कंट्री के साथ कैसी क्या पॉलिसी है ना, इंटरनेशनल मैटर्स होंगे, है ना, नेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये बड़े बड़े मैटर्स, इंटरनेशनल नेशनल मैटर को कौन देखती? नेशनल गवर्नमेंट। इट इंश्योर्स यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स एंड रिप्रेजेंट्स द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल। और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सारे जो स्टेट्स हैं, है ना, सब में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे और रिप्रेजेंट करती है हमें इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये रहता है नेशनल लेवल गवर्नमेंट का काम, स्टेट लेवल का और लोकल गवर्नमेंट का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबका अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग काम है। क्यों बांटा है? ताकि इफेक्टिवली सब अपनी ड्यूटी निभा पाए, कुछ भी मिक्स या मेस्ड अप चीजें ना हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। ठीक है। Having 3 tiers of government allows for more balanced distribution of power and responsibilities.
अब अगर 3 लेवल है गवर्नमेंट का, तो ये क्या अलाउ करती है कि सबके बीच में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। मैंने बताया ना, जैसे आपके घर में 2 भाई बहन हैं, तो मम्मी ने क्या बोला कि भाई एक कोई बोला कि तुम चारों रूम साफ करो, तो दिक्कत हो जाएगी, तो काम कर लिया। मम्मी ने कहा चलो मैं ये देख लेती हूँ, तुम एक रूम देख लो, तुम एक रूम देख लो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर बांट दी, तो सब आराम से अपना अपना काम करेंगे। It ensures that decisions are made at the appropriate level, taking into account local, regional and national consideration. ये ध्यान रखती कि डिसीजंस प्रॉपर तरीके से बने गए हों, है ना, इसीलिए पावर और डिवाइड करी है, ताकि सबको आराम से सब अपने डिसीजन ले सके, चाहे नेशनल लेवल की बात करें, लोकल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की। This structure promotes efficiency, accountability and responsiveness to the diverse need of the पॉपुलेशन। अब हमारी जनता कैसी भाई, डाइवर्स है ना, हमारी कंट्री कैसी, डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्स कंट्री के लिए हमें सॉल्यूशन भी ऐसी चाहिए पड़ेगा ना कि हर लेवल पे गवर्नमेंट हो, तो वो इफेक्टिवली काम करेगी, एफिशिएंसी के साथ काम करेगी और आंसरेबल रहेगी और रिस्पॉन्सिबल भी रहेगी, है ना, रिस्पॉन्सिवनेस भी रहेगी। क्लियर, इसीलिए डिवाइड किया हुआ है, मतलब लेवल पे बांटा हुआ है। ठीक है, चलो इसी के साथ भाई हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप ये इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ है, डेमोक्रेसी है ना, गवर्नेंस, या हम गवर्नमेंट की बात करें, या हम गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल की बात करें, या गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस की बात करें, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सोच लेना वरना। ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हमारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% उत्तम क्वालिटी में आपको अवेलेबल रहते हैं। ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म है जिस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।